हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के कुछ पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस करने क्यों आपके लिए ज़रूरी हैं? पहला तो ये कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा ये कि बहुत संभावना है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाए या फिर इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, इन क्वेश्चंस को मेरे साथ आप सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चंस इसमें 1 मार्क के हैं, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो क्वेश्चन है, यदि x बराबर 0 और y बराबर k है तो समीकरण 5x - 3y = 0 का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली ये जो है इस समीकरण के हल हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो समीकरण हमारे पास है 5x - 3y = 3। यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर 0 और y बराबर k रखने पर जब हम इस पे यहाँ पे ये रखेंगे तो x की जगह पे 0 रखना है। देखो x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे k हमने रखना है। ये हुआ 0 और -3k = 3 और k = -1 आ गया है, ठीक है ना। यानी ये होगा 3/-3 और कट के -1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, वह कोण ज्ञात कीजिए जिसका कोटिपूरक स्वयं कोण के बराबर है। तो सीधा हम लिखेंगे कि माना कोण जो है ये x है, x डिग्री। अब इसका कोटिपूरक क्या होगा? इसका कोटिपूरक, तो कोई भी जो कोण है उसका कोटिपूरक होता है 90 में से माइनस करके। तो 90 में से हम x को माइनस कर देंगे, ये हमें इसका कोटिपूरक कोण मिल चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार जो कोण है वो इसके कोटिपूरक के बराबर है। तो x को हम इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x = 90, x बराबर आ जाएगा 45, और हमारा ये आंसर है 45 डिग्री। एक बिंदु पर कोणों का योग कितना होता है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर मान लो कि कोई एक बिंदु पे बहुत सारे कोण बने हैं, इनका क्या कोण होता है, क्या योग होता है इनका? ये। तो इसका सीधा आंसर है 360 अंश। तो एक बिंदु पर कोणों का योग 360 होता है, क्योंकि ये पूरा चारों को मिला के ये 360 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यदि L, B और H क्रमशः एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक कमरा है और लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई जो है वो H है। दीवारों का क्षेत्रफल देखो, तो वैसे आपको ये याद भी होना चाहिए क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक दीवार तो ले लो, इधर वाली जो राइट में है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ये है B और ये है H, ये हो जाएगा B × H। जो इधर वाली दीवार है इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? B × H। और जो सामने वाली दीवार है, सामने वाली, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा, देखो लंबाई L है और चौड़ाई जो है वो इसकी H है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा L × H, और ऐसी जो पीछे वाली दीवार है ये भी L × H है। तो चारों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 बार तो ये L × H आ रहा है और 2 बार B × H आ रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 × ये L + B, और ये H को यहाँ हम निकाल देंगे बाहर। तो ये हमारा आंसर है। तो आप सीधा लिखेंगे कि दीवारों का क्षेत्रफल बराबर ये और फिर बराबर ये हमारा आंसर। आपको ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पर बना है इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दीवारों का क्षेत्रफल आप एक तरह से निकाल सकते हैं,
दीवारों का क्षेत्रफल ये बराबर होता है, देखो, आधार की परिमाप, आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार की परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार की परिमाप आप जानते हैं कि ये तो एक आयताकार आधार है ना, ये जो आधार है इसकी परिमाप तो आपको समझ आ रही होगी। तो ये एक आयत टाइप का बन रहा है, तो इसकी परिमाप है 2 × L+B और ऊंचाई का गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो ऐसे करो, दोनों कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग चिन्ह सीधे इनके बीच का होता है, तो इनके बीच में 110 आता है, वो आप सीधे समझ गए होंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा एक इसको बना के लिखना है कि जो वर्ग चिन्ह होता है ये होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा या ऊपरी सीमा बटे 2। इस तरह से निम्न सीमा 100 है, आप देख सकते हैं, और जो ऊपरी सीमा है वो 120 है। इनको प्लस करेंगे तो 220 आएगा और ये आएगा 110, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πRh। तो ये है, तो अब सूत्र लिखने तो पूरा हम लिखेंगे, जहां जो R है वो बेलन के आधार की त्रिज्या है, और H है ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। इस तरह से हम पूरा लिखेंगे ये। तो ये हमारा आंसर, पूरे मार्क्स मिलेंगे। केवल ये फॉर्मूला छोड़ के मत आना, हमें साथ में ये चीज़ें भी लिखनी चाहिए जो फॉर्मूले में हम ये लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है 31/16 का। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको भाग देना शुरू करते हैं और इस तरह से भाग देते, 16 × 16 और फिर ये 15 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। लेकिन हमें ये इस तरह से नहीं करना है। करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास है, देखो, 31/16। अब जो 16 है ये 2 की घात 4 होता है, ये आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 16 जो है 2 से भाग दिया 8 आया, 2 से भाग दिया 4 आया, 2 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया 1, तो 16 है 2 की घात 4। इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसका दशमलव प्रसार करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने 2 हैं उतने ही 5 का गुणा करेंगे। तो 4 बार 2 लिखा है तो 4 बार ही हम 5 लिखेंगे, लेकिन केवल नीचे नहीं ऊपर भी। ये समझ आ गया? अच्छा, अब जो ऊपर 5 की घात 4 है ये क्या है, इसको तो गुणा कर देंगे हम, 5 × 5। वैसे आप चाहो तो एक साथ 625 लिख सकते हो, और नहीं तो गुणा करके आप लिख देना। लेकिन जो नीचे है वो क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा 2 × 5, इसकी ये 4 घात बाहर आ गई है, ठीक है ना। अब ऊपर जो है ये हो जाएगा 31 गुणा, और 5 की घात 4 होती है 625, और नीचे जो है 10 की घात 4 हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है? अब इसका हम करेंगे गुणा, 19,375, ठीक है ना। आप गुणा कर देना इसका आराम से, लेकिन नीचे आ जाएगा 4 0 इस तरह से, और अब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 1.9375। ध्यान रखना, इस तरह से भाग दे के मत करना, आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें यहाँ पर 0.55555 डॉट 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 इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखो, जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, माना x बराबर 0.55555, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें हम 10 की गुणा करेंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 की गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर
अब 10 से क्यों गुणा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अंक बार बार आ रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है। तो जब एक अंक रिपीट होता है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक रिपीट होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 3 अंक रिपीट होते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। आई होप आपको ये सब पता होगा अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे हम 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 10x इज इक्वल टू 10 से गुणा करने पर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5.5555 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहां पर जो है हमारे पास ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि अक्सर बड़े नंबर को हम ऊपर लिखते हैं और इस तरह से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये है। अब देखो यहाँ से हमने इनको घटाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करना है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ हम एक 5 और बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 5 की कमी तो है नहीं ना, ये तो अनंत है और बढ़ाने से ये होगा कि माइनस करने में आसानी होगी। देखो ये यहाँ पे 0 आ गया, 0 0 0, ये तो सब 0 आ गए और यहाँ पर बच गया 5 और यहाँ आ गया 9x। तो पॉइंट के बाद कि 0 का कोई महत्व तो है नहीं इनका, तो इनको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/9 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC हैं, यदि s माइनस ए 4 सेंटीमीटर है, s माइनस बी 8 सेंटीमीटर और s माइनस सी 12 सेंटीमीटर है तो ABC का हमें ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जो s है ये है अर्ध परिमाप, आई होप आपको ये पता होगा कि s ये होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो 2s है ये होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। अब वापस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमारे पास है कि s माइनस ए बराबर है 4, s माइनस बी बराबर है 8 और s माइनस सी बराबर है 12। हम इन्हें करेंगे प्लस, प्लस करेंगे तो देखो s प्लस s प्लस s हो गया 3s माइनस, और जो ABC है यहाँ पर ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा a प्लस बी प्लस सी और ये प्लस होके आएंगे 24। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो है 3s है ये, तो जो 3s है और यहाँ पर क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी है ना, तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है इसकी जगह पे 2s लिख देते हैं। समझ आ गया ना भाई, a प्लस बी प्लस सी 2s है ना यहाँ से, तो हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s लिख दिया और इससे हमारा s आ गया है 24। अब हमें s मिल चुका है तो अब हम ABC आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण अगर हम इसको देखें, इनको चलो नाम दे देते हैं 1 2 3। अगर समीकरण 1 को देखें तो s माइनस ए बराबर है 4, 24 माइनस ए बराबर 4 और यहाँ पर 24 माइनस 4 बराबर हो जाएगा a और इस तरह से a आ गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला दूसरी समीकरण, तो यहाँ पर क्या है s माइनस बी बराबर है 8, s है 24 तो 24 माइनस बी बराबर है 8 और ये हो जाएगा 24 माइनस 8 बराबर b और इस तरह से जो b है वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब तीसरा वाला देखो तो यहाँ पर जो है s माइनस सी बराबर है 12 और s तो हमारे पास 24 है, तो 24 माइनस 12 इधर आएगा, c उधर जाएगा, ये हुआ 12 और इस तरह से c हमारा आ चुका है 12। ठीक है ना, तो हम चाहे इसको पलट के लिख दें ये। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गए हैं वो हैं, जो फाइनल आंसर हमारे पास है कि a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो b है वो है 16 सेंटीमीटर
और जो सी है वो है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 और 3 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो परिमेय संख्या जो कि बहुत ही आसान है ज्ञात करना। तो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या अब ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या क्या है? तो देखो सीधे से हम इनको प्लस करेंगे, 2 से भाग देंगे और ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5। ये हमारा आंसर है। आप चाहे इसको दशमलव में लिखो, चाहे आप इसको ऐसे छोड़ दो, दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप इसको ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, दोनों ही सही हैं। ये तो हुई एक परिमेय संख्या की बात। अब अपरिमेय संख्या देखो, तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो, अगर आपको अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट पता हो कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, तो आप एक नहीं, आप अरबों खरबों संख्याएं निकाल सकते हो, करोड़ों संख्याएं आप निकाल सकते हो। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका पता है। देखो 2.5 क्या है, इस पे आते हैं। 2.5 2 और 3 के बीच की एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में बदलनी हो, मतलब इसमें कि हम ऐसा क्या परिवर्तन करें कि ये संख्या अपरिमेय दिखे, तो क्या करना होता है? तो इसको हम लिखेंगे, देखो 0 5 0 0 5 0 0 0 5 डॉट डॉट डॉट, बन गई अपरिमेय संख्या। इस तरह से ये 0 का जो गैप है ये बढ़ाना चाहिए और ये संख्या अपरिमेय बन जाएगी। इस तरह से आप दूसरी संख्या लिखना चाहें तो 2.6 हो गया, फिर इसमें 06 लिखो, 006 लिखो, 0006 लिखो। ये देखो अगेन कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका कोई फॉर्मूला बताओ। इसका ऐसा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या तो अनंत होती हैं। कोई एक ही परिमेय संख्या होती तो समझ आता है, परिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकती है। आपका ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है, ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है। ओके, अगर आप ये लिखना चाहो 2.5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी करेक्ट हो सकता है। सारे ही आंसर करेक्ट हैं। ओके, हो सकता नहीं, ये सारे ही आंसर करेक्ट हैं। और बुक के पीछे अगर मान लो कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में आ गया, तो उसके पीछे हो सकता है ये आंसर हो सकता है ये लिखा हो सकता है ये लिखा, कुछ भी लिखा हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि इनका कोई एक ही फिक्स आंसर होता है, इनके आंसर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या इनके बीच होनी चाहिए। और ये संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या के रूप में ऐसे होनी चाहिए, इस तरह से लिखी हुई कि ये गैप जो है ये बढ़ना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे इसको सरल करना है। तो देखो सरल करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका गुणा करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10। फिर इसका गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 5√5। फिर इसका गुणा करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 2√7। और फिर इसका गुणा करते हैं लास्ट वाले से, तो ये हो जाएगा √7 × √3, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक है ना। और यहाँ पर ये बस आंसर आ गया, यही है आंसर, इसके अलावा तो कुछ और तरह से लिख नहीं सकते इसको। और ये हमने इसको सरल कर दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर 3 सिक्कों को एक साथ 1000 बार उछाला जाता है, तो तीनों सिक्कों में चित यानी चित होता है, देखो हेड, तीनों सिक्कों में हेड आता है 230 बार, 2 बार हेड आता है ऐसा होता है 270 बार, एक बार हेड आए वो होता है 285 बार, और कोई भी हेड नहीं आता है यानी तीनों टेल आ गए तो वो होता है 215 बार। तो क्वेश्चन ये है कि ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है एक चित्त आने की, यानी एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक हेड कितनी बार आता है? 285 बार। तो यहाँ पर आएगा 285 बटे और कुल कितने बार? 1000 बार उछाला गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.285। और जो बी पार्ट है वो है कि 2 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता,
यानी 2 से अधिक, ध्यान रखना 2 से अधिक पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक नहीं बोला गया है, केवल 2 से अधिक। तो 2 से अधिक का मतलब क्या है? 230। ठीक है, 2 से अधिक का मतलब 3 बार आने की, और 3 बार आता है 230 बार। 0.23 ये हमारा आंसर है। चलो मैं एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम 2 हेड यानी 2 चित्त, कम से कम 2 हेड तो आने ही आने हैं, तो क्या होगा? तो इस बार आपके पास जुड़ेगा कि कम से कम 2 हेड का मतलब क्या है कि या तो 2 आने चाहिए या 3 आने चाहिए। तो इस केस में क्या होता कि 2 और 3 दोनों वाले हम ऐड कर देते, यानी कम से कम 2 हेड का क्या मतलब है कि उसमें 3 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, है ना भाई? यही तो है कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब या तो 2 हो या 3 हो, कम से कम 2 तो हो या फिर 3 हो। तो यानी दोनों को प्लस कर देंगे हम, 230 यहाँ से, 270 यहाँ से। तो 230 प्लस 270 बटे 1000, और ये आ जाएगा 500 बटे 1000, और इनको प्लस करके आएगा, डिवाइड करके आएगा 0.5, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शंकु और एक अर्धगोले की त्रिज्या और आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जो शंकु है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, तो ये तो हाइट h होती है, ऊंचाई r, त्रिज्या, ऊंचाई h, त्रिज्या r। लेकिन अगर मैं अर्धगोले की बात करूं, तो अर्धगोले की ऊंचाई का क्या मतलब है? अर्धगोले की ऊंचाई तो इसकी त्रिज्या ही होगी ना। ये अर्धगोले की ऊंचाई तो त्रिज्या ही होगी, ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बताना है h/r। तो ज्ञात करना है h/r, ये कितना है। बस इतना समझ आ गया आपको क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि आयतन समान है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और शंकु की, और ये हमारे पास दूसरा है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो ध्यान रखना पूरे गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पर ये अर्धगोला है तो ये 2/3 होता है। ये अर्धगोले का आयतन है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर हैं, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये बराबर है 2/3 पाई आर क्यूब के। तो यहाँ पे क्या क्या कटेगा? 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, और यहाँ पे देखो आर, वैसे 2r से 2r भी कट गए वैसे अगर आप देखें तो, लेकिन चलो मैं थोड़ा आसानी के लिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता हूँ। r³ को मैं नीचे लेके आया और 2 मैंने यहीं पे रहने दिया, और अब आप देखो कि 2r से 2r कट गए, केवल एक r नीचे बचा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो h/r है ये है 2/1। तो अगर हम अनुपात की बात करें कि h/r क्या होगा, तो ये है 2/1, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा, और ये जो पूरे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।